नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजीकरण कार्यक्रम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा, सरकार का काम कारोबार करना नहीं। श्री मोदी ने कहा, किसानों का जीवन सुगम बनाने की देश की प्रतिबद्धता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की महत्वपूर्ण भूमिका। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से कोविड टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुद्दुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और औषधि क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री कल पुद्दुचेरी और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया और तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 112 रन पर सिमटी। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 14 रन बनाए। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार का व्यापार के क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं है और वो सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रमों के निजीकरण को वचनबद्ध है जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाए, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए। केंद्रीय बजट में किए गए विभिन्न सुधारों के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह उद्यमों और कारोबारों की मदद करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार उनकी स्वामी बनी रहे और उन्हें चलाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के सरकार के कदम की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इनमें से अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बने कई उपक्रमों को जनता की मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि वे कई साल पहले खोले गए थे और किसी की पसंदीदा परियोजनाओं में शामिल थे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार कर रही है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक ढंग का जनता के कल्याण कार्यों में उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों के मौद्रीकरण और विनिवेश से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग विकास परियोजनाओं में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मौद्रीकरण और आधुनिकीकरण के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जब किसी उपक्रम का मौद्रीकरण करती है तो उसकी जगह निजी क्षेत्र लेता है और इससे निवेश बढ़ता है। श्री मोदी ने कहा कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकार प्राप्त दल बनाया जाएगा। प्रोसेस को तेज करने के लिए हमने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया है जो इन्वेस्टर सिस्टम से जुड़े इश्यूज को तेजी से दूर करता है। इसी तरह अनेक सुझावों के आधार पर हमने बड़े इन्वेस्टर्स को कदम कदम पर मदद करने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सिस्टम भी बनाया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं। आज भारत वन मार्केट, वन टैक्स सिस्टम से युक्त है। सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से कोविड टीका लगना शुरू हो जाएगा।
45 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी अगले महीने की पहली तारीख से लगना शुरू हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ये टीका 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों में लगाए जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को स्वयं वहन करनी होगी। 45 के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है, माने भाई डायबिटीज है, हार्ट है, उसकी जो लिस्ट होगी वो आएगी, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग देगा, तो वो 45 के ऊपर। लेकिन 60 के ऊपर कोई भी जिसको कोई बीमारी नहीं, वो भी जाके वैक्सीन ले सकता है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि वी नारायणसामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और किसी भी अन्य पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल के फैसले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनकी अनुमति से विधानसभा भंग की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के बारे में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना में उत्पादन को प्रोत्साहन देने और सूचना टेक्नोलॉजी हार्डवेयर की मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन कंप्यूटर और सर्वर का निर्माण शामिल है। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे आईटी हार्डवेयर वस्तुओं के घरेलू मूल्य संवर्धन में मदद मिलेगी, जिसके वर्ष 2025 तक 20 से 25% तक बढ़ने की संभावना है। आईटी हार्डवेयर का देश में जो वैल्यू एडिशन है वो 5 to 10% है। ये आने वाले 5 वर्षों में बढ़कर 20 से 25% हो जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी भी मिलेगी। लगभग 1,80,000 यानी 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और ये हार्डवेयर का प्रोडक्शन 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दवाओं से संबंधित 2020-21 से 2028-29 तक की अवधि की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इससे घरेलू दवा निर्माताओं को फायदा होगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से देश में महंगी दवाओं के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। योजना से कुशल और अकुशल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अनुमान है कि औषधि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से रोजगार के 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न होंगे। इससे जटिल और उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित औषधियों के विकास में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और देश महत्वपूर्ण दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इससे देशवासियों को उचित मूल्य पर दवाएं और अन्य चिकित्सा उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। योजना से देश के औषधि क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की भी संभावना है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,037 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 1,07,26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,742 नए रोगी सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 104 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक देश में 1,21,65,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कुछ राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ऐसे राज्यों से राजधानी दिल्ली में आने वालों के लिए नेगेटिव कोविड जांच प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से विमान, रेल या बसों से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। निजी वाहनों से दिल्ली में प्रवेश करने वालों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। यह आदेश शुक्रवार से लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मरीजों के कारण हिंगोली जिले में आज से अनिश्चितकाल के लिए रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जिला अधिकारी के अनुसार रात का कर्फ्यू प्रतिदिन शाम 7 बजे से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक रहेगा। जरूरी सामान उपलब्ध कराने वाली दुकान पूरे दिन खुली रहेंगी। जालना जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग संस्थान और आवासीय स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जिले में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे और वार्षिक ग्रामीण मेले तथा कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस बीच सरकार ने कहा है कि कोविड नियंत्रण उपायों के रूप में भीड़ भाड़ से बचने के लिए राज्य सचिवालय में काम के घंटों में समय में परिवर्तन किया जा सकता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश के बाद राज्य के मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि वे सुनिश्चित करें
कि मंत्रालय में भीड़ इकट्ठा न हो। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि कार्यालय के कामकाज के समय में इस तरह से बदलाव लाया जाए कि मंत्रालय में भीड़ न हो और काम पर भी कोई प्रभाव न हो। पत्र में आगे कहा गया है कि मंत्रालय में भीड़ कम करने के लिए कर्मचारियों को अल्टरनेट दिन बुलाए या हफ्ते में 3 दिन बुलाए या एक हफ्ते की शिफ्ट में बुलाए और नियमों का पालन सही तरीके से हो तो सभी को बुलाए। अब संबंधित विभाग के सचिवों पर इस पर फैसला लेने के लिए कहा गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। ऐसा अभिभावकों के अनुरोध पर किया गया है। विद्यालय परिसर को विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए सुरक्षित रखने के वास्ते प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र ने कोविड प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में राज्यों की सहायता के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के 10 दल तैनात किए हैं। 3 सदस्यों के प्रत्येक दल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। ये दल महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 1,23,66,633 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि इनमें 65,24,226 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक तथा 14,81,754 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई है। अब तक 43,60,153 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी गई। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के 40वें दिन आज शाम 6 बजे तक 2,01,035 कोविड टीके लगाए गए। इनमें से 1,17,681 लोगों को पहली खुराक तथा 83,354 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शालिनी पांडे चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजीकरण कार्यक्रम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा, सरकार का काम कारोबार करना नहीं। श्री मोदी ने कहा, किसानों का जीवन सुगम बनाने की देश की प्रतिबद्धता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भूमिका महत्वपूर्ण। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीका लगाया जाएगा। इनके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और औषधि क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री कल पुदुचेरी और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है।
और क्रिकेट में श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 112 रन पर सिमटी। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक बिना कोई विकेट खोए 20 रन बनाए। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु और पुदुचेरी जा रहे हैं, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाला शहर कोयम्बटूर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थानीय छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। श्री मोदी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे पूरी हुई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिए हैं। देश में रेहड़ी पटरी वालों को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने की योजना के विस्तार के लिए ये सुझाव दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि रेहड़ी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ऋण वितरण में उनके सिविल स्कोर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस योजना के तहत बैंकों को कम सिविल स्कोर वाले वेंडरों को भी ऋण देने के लिए अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लोगों को एक ही जगह ऋण की सभी औपचारिकताएं सुलभ कराने के लिए बैंक अधिकारी देश के विभिन्न शहरों में शिविर आयोजित करेंगे। मंत्रालय ने इस योजना के तहत ऋण के लगभग 40 लाख आवेदनों की समीक्षा की है। इनमें से 20 लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के सरकार से संबंधित लेन देन का काम करने पर लगी पाबंदी हटा ली है। इनमें कर और अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाएं शामिल हैं। इससे पहले कुछ ही निजी बैंकों को इस तरह के लेन देन की इजाजत थी। सरकार के इस कदम से निजी बैंकों के ग्राहकों को सुविधा होगी, बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहक सेवाओं के स्तर तथा दक्षता में वृद्धि होगी। प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कामकाज के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। राष्ट्रपति ने स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को बनाने में हरित मानकों का ध्यान रखा गया है। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए एलईडी लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी। ऊर्जा का इतना किफायती व सक्षम उपयोग विशेष सराहनीय है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अहमदाबाद ऐसा विश्व स्तरीय खेल केंद्र बन गया है जहां अल्प समय में ही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहाँ पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहाँ पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3,000 बच्चे यहाँ पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से करोड़ों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में सरकार ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक पहल की। उन्होंने दोहराया कि बेहतर सिंचाई प्रौद्योगिकी, ऋण की उपलब्धता, बड़ी मंडियों तक पहुंच, फसल बीमा, मृदा जांच पर ध्यान और बिचौलियों के उन्मूलन सहित अनेक प्रयासों के अनुकूल परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने अगले महीने की 2 तारीख को राजस्व सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क तथा वित्तीय आसूचना इकाई के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों में धन, मादक पदार्थों और मुफ्त बांटी जाने वाली चीजों के दुरुपयोग को रोकने की रणनीति तैयार करना है। देश में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की यह बैठक नई दिल्ली में आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन में होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में पिछले वर्ष अक्टूबर में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उन्होंने एक और बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोविड महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाइयों के कारण उनकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित हुई थी। इससे पहले केंद्र ने आयु सीमा को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का प्रस्ताव किया था। हालांकि याचिकाकर्ता आयु सीमा में भी छूट की मांग कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग ने लेह में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए नया केंद्र खोला है। अपनी तरह के पहले इस केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा इस साल 27 जून को होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियम 2018 में संशोधन किया गया है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया कि अब से जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी में अंतिम सफल उम्मीदवार के बाद उम्मीदवारों की एक गोपनीय आरक्षित सूची तैयार करेगा। इस सूची में सामान्य और आरक्षित श्रेणी के उन उम्मीदवारों के नाम होंगे जो सफलता सूची में अंतिम उम्मीदवार के बाद मेरिट के होंगे। इस सूची को उस समय तक गोपनीय माना जाएगा जब तक आयोग सिफारिश की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दे दे। नए नियम के अनुसार आरक्षित सूची आयोग द्वारा पहली सूची की सिफारिश की तिथि से 1 साल की अवधि के लिए वैध मानी जाएगी। कश्मीर घाटी में अनंतनाग जिले के शारगुल जंगलों में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ ये मुठभेड़ हुई। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा 605 करोड़ रुपए निकाले जाने और उन्हें दूसरे कार्यों में लगाए जाने के मामले में छापेमारी की है। छानबीन के दौरान ये पाया गया कि कंपनी ने बैंकों से ली गई कर्ज की रकम को फर्जी लेनदेन के जरिए अपनी दूसरी कंपनियों में लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।
मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जनता, खासतौर पर नौजवानों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए उनमें जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक की कार्यसूची में 10 बातें शामिल थी जो परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रमों से संबंधित थी। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के बने रहने के संबंध में राजनीतिक अनिश्चितता जारी है। खबरों के अनुसार श्री ओली के अभी त्यागपत्र देने की कोई संभावना नहीं है। ये घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के संबंध में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें अदालत ने संसद भंग करने के श्री ओली के फैसले पर रोक लगा दी थी। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 33 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और उसकी पूरी टीम 112 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से जैक क्राउली ने 53 और कप्तान जो रूट ने 17 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 6, रविचंद्रन अश्विन ने 3 और ईशांत शर्मा ने 1 विकेट लिया। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत और इंग्लैंड दोनों एक टेस्ट जीतकर बराबरी पर हैं। और अब आर्थिक जगत की कुछ और खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज लगभग 2% का उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1030 अंक के उछाल से 50,782 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 274 अंक बढ़कर 14,982 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 14 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 72 रुपए 33 पैसे का रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल माह के सौदों के लिए सोने का वायदा भाव 40 रुपए कम होकर 46,760 रुपए पर था। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के सौदों के लिए चांदी का वायदा मूल्य 270 रुपए की मजबूती से 69,610 रुपए प्रति किलोग्राम रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $66.20 प्रति बैरल के आसपास रहे। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कल सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 12 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 30 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चलें दक्षिण तो चेन्नई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बात करें पूरब की तो कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रह सकता है और बाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 21 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। उत्तर की बात करें तो श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 4 और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 13 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 9 और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने आज जम्मू में राजभवन में श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 की तैयारियों की समीक्षा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजीकरण कार्यक्रम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा, सरकार का काम कारोबार करना नहीं। श्री मोदी ने कहा, किसानों का जीवन सुगम बनाने की देश की प्रतिबद्धता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भूमिका महत्वपूर्ण। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुद्दुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और औषधि क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री कल पुद्दुचेरी और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। और क्रिकेट में श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 112 रन पर सिमटी। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 33 रन बनाए।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।